डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था साइक्लोट्रॉन। हम पढ़ चुके थे साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से हम आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत भारी धनावेशित कणों को अपेक्षाकृत कम प्रत्यावर्ती विभवांतर द्वारा उच्च ऊर्जा से त्वरित किया जा सकता है यदि उन्हें विद्युत क्षेत्र की सहायता चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन जब आवेशित कण ऊर्जा ग्रहण करके डीज में जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसे वृत्ताकार पथ पर घुमाकर वापस दोनों डीज के बीच में ले आता है। फिर आवेशित कण पुनः ऊर्जा ग्रहण करके अगले डी में जाता है। फिर वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है अंदर डी के, डी धातु के खोखले हैं, अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र है। वो उसे फिर वृत्ताकार में घुमाकर डीज के बीच में ले आता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और आवेशित कण एक ही विभवांतर से बार बार गतिज ऊर्जा ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, चुंबकीय क्षेत्र कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऊर्जा किससे मिलती है? विभवांतर से। विभवांतर मतलब डीज के मध्य एक विभवांतर है, विद्युत क्षेत्र है, उससे ऊर्जा प्रदान कर उस ऊर्जा मिल रही है आवेशित कण। जब आवेशित कण ऊर्जा ग्रहण कर लेगा तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसकी बनावट बताई थी हमने, इसकी कार्यविधि बताई थी, ठीक है। इसके लिए एक अनुनाद की शर्त बताई थी हमने कि अनुनाद की शर्त क्या थी कि डीज के सिरों पर जो हम प्रत्यावर्ती वोल्टा लगाएंगे उसकी आवृत्ति और जिस कण को साइक्लोट्रॉन के अंदर त्वरित करना है उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसके बाद तो बेटा हमने लिया था साइक्लोट्रॉन के उपयोग, सिंपल से उपयोग है, मेन उपयोग है आवेशित कण को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकते हैं। अब इन उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों का उपयोग नाभिक की अभिक्रियाओं के अध्ययन में, नए पदार्थों के संश्लेषण में, नए रेडियोएक्टिव पदार्थों को बनाने में, धातुओं पर आयनों को रोपित करके उनके गुणों में वृद्धि करने में, ऐसे कई हमने उपयोग लिखा रखे। दो उपयोग कम से कम आप याद रखेंगे। फिर साइक्लोट्रॉन की सीमाएं, दोनों सीमाएं हमने समझा दी थी, बता दी थी आपको। आज हम जो ले रहे हैं वो 7.11b पर लास्ट टॉपिक के नीचे बिल्कुल 7.11a लेंगे, 7.12a लेंगे मेनली तो, लेकिन 7.11b पर थोड़ा सा लिखा हुआ है साइक्लोट्रॉन का गणितीय विश्लेषण। आज हम साइक्लोट्रॉन के बारे में कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो पहला है डीज के सिरों पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टा की आवृत्ति। पहला नोट्स में देखिए आप, डीज के सिरों पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टा की आवृत्ति। तो आपको याद है साइक्लोट्रॉन के लिए अनुनाद की शर्त की हम बात करें तो डीज के सिरों पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टा की जो आवृत्ति है वह उस कण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए जिसे हमें साइक्लोट्रॉन में त्वरित करना है। डीज के सिरों पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टा की जो आवृत्ति है वह उस कण की, कण की आवृत्ति होगी, ये कण की आवृत्ति और ये ही डीज के सिरों पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टा की आवृत्ति होगी। ठीक है, पूरा समझा के लिखा हुआ है नोट्स में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। Q उस कण का आवेश है, M उस कण का द्रव्यमान है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, 2 पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14। दूसरा पॉइंट है, मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, नोट्स में देख लीजिए आप। आवेशित कण द्वारा साइक्लोट्रॉन के अंदर ग्रहण की गई अधिकतम गतिज ऊर्जा। आप ध्यान दीजिए, जब आवेशित कण साइक्लोट्रॉन के अंदर डीज के अंदर घूमता है, मैंने बताया था यहां से कोई भी ऊर्जा ग्रहण करेगा, इसके अंदर गया, वृत्ताकार पथ में घूमकर ऐसे आएगा, आधा चक्कर घूमते ही डीज की ध्रुवता बदल जाएगी, फिर ऊर्जा ग्रहण करेगा, इसके अंदर जाएगा, गति ऊर्जा बढ़ चुकी है, फिर यहाँ आएगा, फिर गति, फिर ध्रुवता बदलेगी, फिर ऊर्जा ग्रहण करेगा, अब ऐसे जाएगा। तो लगातार ये इन वृत्ताकार पथों पर गति करता रहता है। ये कुल मिलाकर ये पूरा पथ बन जाएगा सर्पिलाकार, और जब इसकी त्रिज्या लगभग इस डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर एक होल होता है, उससे इसे बाहर निकाल लिया जाता है। तो आप जानते हो तो जब आवेशित कण इस सर्पिलाकार पथ पर घूम रहा है, पूरा पथ सर्पिलाकार है, लेकिन मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो पथ वृत्ताकार है, और पूरे डीज के अंदर पथ कैसा होता है? सर्पिलाकार। तो जब इसकी त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तभी तो बाहर आएगा, तब
तब इसकी गतिज ऊर्जा और चाल अधिकतम होगी। आप जानते हो त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है R बराबर mv/qb। अब यहाँ पर m, q और v तो तीनों कांस्टेंट राशियां हैं। लगातार इस कण की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो चाल भी बढ़ रही है। ठीक है, चाल बढ़ रही है और त्रिज्या भी बढ़ रही है। जब त्रिज्या अधिकतम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी और चाल भी अधिकतम हो जाएगी। तो त्रिज्या का अधिकतम मान कितना हो सकता है? त्रिज्या का अधिकतम मान डीज की त्रिज्या के बराबर हो सकता है। अर्थात अगर मैं स्मॉल r की जगह कैपिटल R, ये कैपिटल R डीज की त्रिज्या है, रख देता हूं, तो v की जगह में क्या रख दूंगा? v मैक्सिमम रख सकता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं ये v मैक्सिमम का मान कितना आ जाएगा? qbr/m आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये चाल का, इलेक्ट्रॉन की चाल का अधिकतम मान है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा E मैक्सिमम बराबर, आप जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², तो ये आ जाएगा 1/2m। अब v का मान रखिए, v का स्क्वायर, इस v मैक्सिमम का मान रखिए, तो q² b² r²/m², तो m से ये m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक बेटा, तो अब m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताइए गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान E मैक्सिमम बराबर कितना आएगा? q² b² r²/2m आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। ये आ गया आवेशित कण द्वारा साइक्लोट्रॉन के अंदर ग्रहण की गई अधिकतम गतिज ऊर्जा। तीसरा जो हमने साइक्लोट्रॉन के गणितीय विश्लेषण में पॉइंट निकाला है नंबर 3, वो है आवेशित कण द्वारा साइक्लोट्रॉन के अंदर लगाए गए चक्करों की संख्या। कि आवेशित कण जब बाहर आएगा तब तक ये कितने चक्कर लगा चुका होगा। अब हमें ये पता लगाना है। आप देखो, मैंने आपको बताया था कि यहां हमने पॉइंट ए डाला था, याद कीजिए, यहां पर हमने बी डाला था और यहां पर हमने सी डाला था। तो ए से बी तक आधा वृत्त और बी से सी तक आधा वृत्त, तो एक कंप्लीट साइकिल सी पे हुआ है। लेकिन सी से दूसरा साइकिल, दूसरा चक्कर शुरू हो गया है, तो ए पर गतिज ऊर्जा ग्रहण करेगा qb, q गुणा आवेश गुणा विभवांतर, b पर भी qv और c पर भी qv। लेकिन c वाली गतिज ऊर्जा जो ग्रहण करेगा वो गिनी जाएगी दूसरे चक्कर में। तो एक चक्कर में a और b पर, यानी एक चक्कर में कितनी बार ऊर्जा ग्रहण करता है? 2 बार। और एक बार में कितनी ऊर्जा ग्रहण करता है? qv। तो एक चक्कर में ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी होगी? एक बार में qv और एक बार में 2 बार ग्रहण कर रहा है, एक चक्कर में 2 बार। एक बार में qv और एक चक्कर में 2 बार गतिज ऊर्जा ग्रहण कर रहा है आवेशित कण, तो 2qv। तो एक चक्कर में ग्रहण की गई गतिज ऊर्जा तो कितनी आएगी? 2qv। माना आवेशित कण साइक्लोट्रॉन के अंदर n चक्कर लगाकर बाहर आता है, तो साइक्लोट्रॉन के अंदर आवेशित कण द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान ये आएगा। ये n और v के रूप में फॉर्मूला है, ये q, b और r के रूप में फॉर्मूला है। ये भी आवेशित कण द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम गतिज ऊर्जा है और ये भी आवेशित कण द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम गतिज ऊर्जा है। अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें तो आवेशित कण द्वारा साइक्लोट्रॉन के अंदर लगाए गए चक्रों की क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी 2m। अब आप देखिए यहाँ इस q से एक पावर q कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो n इक्वल टू क्या आएगा? q के घात a की आएगी b² r² अपॉन 2 × 2 4mv, ये आ जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये v वेग नहीं है, ये v यहाँ पर विभवांतर है, यहीं पर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार हम सोचते हैं कि ये v m के साथ v आ रहा है, वेग है, ये v वेग नहीं है, ये v क्या है? विभवांतर है। तो ये टॉपिक था हमारे साइक्लोट्रॉन का गणितीय विश्लेषण। 3 चीज हमने यहाँ निकाली है। पहली चीज,
डी इसके सिरों पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टा की आवृत्ति। दूसरी चीज, आवेशित कण द्वारा साइक्लोट्रॉन के अंदर ग्रहण की गई अधिकतम गतिज ऊर्जा। और तीसरी चीज, साइक्लोट्रॉन के अंदर आवेशित कण द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।